हेलो दोस्तों, नमस्ते। कल आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग हाजिर हैं हमारे जो सीरीज चल रही है यूनियन जुडिशरी के ऊपर, उसी को लेकर। और आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं आर्टिकल 135 से लेकर आर्टिकल 139 तक। दोस्तों ये वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग स्पेशल लीव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल के एंड तक बने रहिएगा और देखें कि हमारे आर्टिकल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अंदर कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा पावर देते हैं टू रिव्यू देयर ओन डिसीजंस। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस स्ट्रीम को और चलते हैं बेयर एक्ट की तरफ और जानते हैं क्या लिखा हुआ आर्टिकल 135 से लेकर 139 के बीच में। तो दोस्तों आज हम लोग 135 से लेके 139 तक जो हमारे आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिगार्डिंग द यूनियन जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल 135 से। तो आप देख सकते हैं 135 यहाँ पे है। ये कहता है, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, द सुप्रीम कोर्ट शैल ऑल्सो हैव अ जुरिडिक्शन एंड पावर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर विच द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 133, 134 डू नॉट अप्लाई if jurisdiction and power in relation to that matter were exercisable by the federal court। तो दोस्तों बेसिकली फेडरल कोर्ट क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फेडरल कोर्ट जो है हमारे देश में ब्रिटिश एरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था। तो ब्रिटिश एरा के अंदर वी हैव अ फेडरल कोर्ट। बेसिकली फेडरल कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई मैटर है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन नहीं है, बट पहले उसी मैटर की जुडिक्शन फेडरल कोर्ट के पास हुआ करती थी, तो पार्लियामेंट बाय लॉ, अगर कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया हुआ है पार्लियामेंट ने, तो फिर वो मैटर जो है, जैसे फेडरल कोर्ट पहले सुना करती थी, वैसे ही वो मैटर सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। तो बेसिकली जो फेडरल कोर्ट की पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट को 135 के अंदर दी गई हैं विद रिगार्डिंग टू द केसेस, with respect to the cases which federal court used to have jurisdictions before। तो ये आर्टिकल बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद अगर कुछ केसेस के बीच में डिस्प्यूट हो सकता था तो उसको देखकर बनाया गया है। इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कोई इस समय इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब जो अगले दो आर्टिकल्स है 136 एंड 137, दोज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड आई विल रिकमेंड यू कि आप इन्हें बड़े ढंग से पढ़े। रिमेंबर, मैं जब आपको ऊपर आर्टिकल 132, 133 और 134 के अंदर आप लोगों को सर्टिफिकेट की कहानी समझा रहा था, जिसमें आपको कहा कि हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट का अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 134A के जो रिस्पेक्ट में हाई कोर्ट को देने होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ अपील। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ अपील जब हाई कोर्ट देता है तभी कोई बंदा जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता होता है। मगर मैंने आपको उस समय पढ़ाते हुए बताया था कि ऐसा ज़रूर है कि सर्टिफिकेट ऑफ अपील मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड हो जाता है टू एंटरटेन दैट अपील, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ अपील ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का एक तरीका होता है। एक और तरीका होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, बट थोड़ा सा फर्क जो सर्टिफिकेट ऑफ अपील को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके को लेकर, जिसको मैं आपको 136 के अंदर पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि भैया स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई है, SLP जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो स्पेशल लीव पिटीशन है SLP, यही वो तरीका है जिसके अंदर अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बस जो छोटा सा फर्क इसमें आ जाता है वो ये है कि इसके अंदर बड़ी ही हैवी डिस्क्रिशन होती है सुप्रीम कोर्ट की कि वो आपके केस को एंटरटेन करे या ना करे। 133, 132, 134 के अंदर जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की अपीलेंट जुडिक्शन वाली, वो एक इनहेरेंट पावर है जो सुप्रीम कोर्ट जिसमें बाउंड रहती है टू हियर द प्ली विद रिस्पेक्ट टू दी सर्टिफिकेट ऑफ अपील गिवन बाय द हाई कोर्ट। मगर जो स्पेशल लीव पिटीशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर ऐसी कोई भी जो है वो बाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशन, यानी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, अगर हम हिंदी में बोलें तो पूरी मर्जी है कि वो इस केस को सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। तो ये जो मर्जी की कहानी है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं आज,
ये ही हम लोग इस 136 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं 136 के अंदर और पढ़ते हैं स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में, जो कि विदाउट गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम दी हाई कोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ अपील, आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील कर सकते हैं। व्हाट इज रिटन देयर, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग इन दिस चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट में, देखा ये जो मे शब्द है यही कहानी है, में ही वो डिस्क्रिशन को पावर दे रहा है अगर आप उसे ढंग से देखें तो। अगर यहां पे होता शैल तो एक कहानी बदल जाती कि सुप्रीम कोर्ट शैल होता तो सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड हो जाता, मगर जब शैल नहीं है, मे है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंडेड नहीं है। ये जो मे है यही सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन की जो पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट को जो डिस्क्रिशन की पावर मिल रही है वो इस मे से ही मिल रही है। तो मैं आप लोगों को वही बताना चाह रहा हूं कि आपके पास सर्टिफिकेट है टू अपील तो आपका सुप्रीम कोर्ट बाउंड है, मगर एसएलपी यानी स्पेशली पिटीशन और 136 के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होता। इन इट्स डिस्क्रिशन, अगले लाइन में देखो बोल दिया ना, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, सेंटेंस इन ऑर्डर, एनी कॉज ऑफ मैटर पास्ड मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी स्पेशल लीव जो है सिर्फ हाई कोर्ट की नहीं हो सकती, स्पेशल लीव किसी भी कोर्ट की आप ले सकते हैं, चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, ठीक है, चाहे कोई भी अपना सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, बट जो डिस्क्रिशन है वो इसको बड़ा ही वो बना देती है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद को डाल देती है। तो इसलिए बहुत ही जब इम्पोर्टेंट ही, बहुत ही जब ही ऐसा कोई मैटर हो जहाँ पे आपको बहुत ही सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि देर इज अ ग्रेव इनजस्टिस कॉस्ट, या देर इज नॉट प्रॉपर फॉलो अप ऑफ द लॉ गिवन और ऑफ द फैक्ट साइटेड, तब सुप्रीम कोर्ट एसएलपी देता है। अब ये क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस क्लॉज 1 शेल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस, ऑर्डर पास मेड बाय द ट्रिब्यूनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो आर्म्ड फोर्सेस की ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें आपका एसएलपी नहीं चलती। तो मेक श्योर करें टू रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है कि एसएलपी जो है अगर कोई आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है, यानी कोई आपका कोर्ट मार्शल का केस है या कोई आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का केस है, तो क्या उस पे के ऑर्डर पे एसएलपी लग सकती है? तो द आंसर शुड बी नो एसएलपी फॉर आर्म्ड फोर्सेस। ओके, सो नो एसएलपी फॉर आर्म्ड फोर्सेस। तो ये यहाँ पे 136 में हमें बताया गया है। अब 137 बेसिकली क्या बात कर रहा है, 137 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बहुत ढंग से पढ़ें, क्योंकि 137 भले ही ये 4 लाइनों में लिखा गया है, मगर ये सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर्स देता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पिटिशंस को जो है हियर करता है। तो क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं 137। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी रूल मेड अंडर आर्टिकल 145। ठीक है, तो ये कह रहा है आर्टिकल 145 के अंदर कोई रूल बनाना है, सब्जेक्टेड टू दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू, द थिंग इज रिव्यू एनी जजमेंट प्रनाउंस्ड एंड ऑर्डर बाय इट। तो यानी जो आर्टिकल 137 है मेरे दोस्तों, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की। तो ये जो रिव्यू पिटिशंस आप लोगों ने सुनी होंगी ना, उसकी पावर आती है 137 से सुप्रीम कोर्ट। किसके ऑर्डर्स को रिव्यू करने की? अपने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को रिव्यू करने की। अब जो ये 137 है, this not only powers review petition but this also powers curative petition, क्योंकि curative petition is one of the form of review petition, it's the final form of review petition। ठीक है, अब what is review petition and how does it work? तो review petition basically जो है किसी appellant petition से, यानी appellant जो अपील पिटीशन है उससे बहुत अलग होती है। रिव्यू पिटीशन जो है, रिव्यू पिटीशन होने के बावजूद क्यूरेटिव के आने के पीछे का कारण क्या था मैं आपको बताता हूं। रिव्यू पिटीशन के अंदर आपको अगर लगता है कि आपकी जजमेंट, यानी इफ़ यू आर एन एग्रीव्ड पार्टी एंड यू फील कि भैया मेरे खिलाफ जो जजमेंट है वो आपने गलत दिया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं,
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिव्यू पिटिशन सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी नहीं कर सकती, बट एग्रीव्ड पर्सन भी कर सकता है। एग्रीव्ड पर्सन और एग्रीव्ड पार्टी में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। एग्रीव्ड पार्टी तो वो ही जिसके खिलाफ ऑर्डर आया है, एग्रीव्ड पर्सन वो हुआ जिसके जो उस खराब ऑर्डर से अफेक्टेड होता है। तो अगर आप एग्रीव्ड पर्सन हैं तो आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अब रिव्यू पिटिशन क्या होता है? रिव्यू पिटिशन यू हैव टू फाइल 30 डेज आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ द ऑर्डर। 30 डेज के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर रिव्यू करने के लिए बोलना है। बट इसकी सबसे छोटी शॉर्टकमिंग क्या है कि रिव्यू पिटिशन इज हर्ड बाय द सेम बेंच। जो सेम बेंच है, यानी जिन्होंने ऊपर वाला ऑर्डर आपका दिया है वही रिव्यू पिटिशन सुनते हैं। तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, तो आप बहुत ही कम चांसेस है कि मुड़कर बोलें कि यार ये जो मैंने ऑर्डर दिया था ये गलत है। तो इसलिए क्या होता है, रिव्यू पिटिशन जो हो जाता है वो फेल हो जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि वो सेम ही बेंच को रिव्यू पिटिशन दी जाती है टू हियर। अब इसी वजह से रिव्यू पिटिशन की अपना क्या कहते हैं, इसी शॉर्ट कमिंग की वजह से एक प्रोसेस और दिया गया है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर क्यूरेटिव पिटिशन। तो क्यूरेटिव पिटिशन में क्या होता है? क्यूरेटिव पिटिशन इज अ फॉर्म ऑफ रिव्यू पिटिशन, बट इट इज द फाइनल रिव्यू विच इज डन बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी आपकी अगर रिव्यू पिटिशन फेल हो गई है तो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और क्यूरेटिव पिटिशन के अंदर क्या होता है रिव्यू पिटिशन से चेंज? वो ये हो जाता है कि क्यूरेटिव पिटिशन के अंदर 3 senior judges of Supreme Court get added. 3 senior judges, including the CGI. तो ये 3 senior judges जो हैं ये ऐड हो जाते हैं, एंड जो आपके प्रीवियस जजेस हैं जिन्होंने प्रीवियस ऑर्डर दिया है, प्रीवियस ऑर्डर वाले जजेस जो हैं वो भी रहते हैं। तो दोबारा से जब आप रिव्यू पिटिशन फेल होने के बाद क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करेंगे तो 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के ऐड हो जाएंगे, और आप इन तीनों, इन जो 3 और ये जो नीचे वाले हैं, इनको मिलकर बेंच बनेगा, और आप उनको मेजॉरिटी पे, उनकी मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कि जो केस है वो सुनना है या नहीं सुनना। मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कि भैया केस शैल बी गिवन हियरिंग और नॉट। ये मैं आपको MCQ के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। कितने जजेस होते हैं, कितने डेज के अंदर होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सीनियर जजेस और प्रीवियस ऑर्डर के जो जजेस हैं मिलके मेजॉरिटी इनकी डिसाइड करेगी कि भैया ये केस को हियरिंग देनी है कि नहीं देनी है। अगर वो कहेंगे हियरिंग देनी है तो केस दोबारा हियरिंग पे आ जाएगा, और अगर वो मना कर देंगे तो फिर नहीं होगा। और हियरिंग पे जब आएगा तो किस बेंच के सामने आएगा? इसी ही सेम बेंच के सामने, जो 3 सीनियर जजेस और प्रीवियस जजेस जो हैं, इन्हीं का जो बेंच है वो ये केस सुनेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको ओपन हियरिंग मिले। ओपन हियरिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं। जो क्यूरेटिव पिटिशन है और जो आपका हमारी रिव्यू पिटिशन है, इन पिटिशंस के अंदर जो है ओपन हियरिंग ना हो करके जो है सर्कुलेशन के थ्रू चैम्बर्स में हियरिंग होती है। सर्कुलेशन हियरिंग होती है चैम्बर्स के अंदर। तो जितने भी आपके जजेस हैं इनके चैम्बर्स में आपकी हियरिंग होती है। होता क्या है कि जो आपके वकील होते हैं, जो आपके एडवोकेट्स होते हैं, वो ओरल पिटिशन ना देकर वो लोग रिटर्न पिटिशन देते हैं। ओरल पिटिशन नहीं होती इसमें, रिटर्न पिटिशन होती है। और जो जजेस हैं वो अपने चैम्बर्स में ही इनको सुनते हैं, इनको पढ़ते हैं, और फिर इस केस के अंदर डिसाइड करते हैं। रिव्यू और क्यूरेटिव के केस में बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको कोई डिसीजन मिलता है। अभी तक रिव्यू के केसेस के अंदर बहुत ही कम बार हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर चेंज करे हैं। ज़्यादातर रीजंस इनको चेंज करने के जो रहते हैं वो ये रहते हैं कि कोई एक नया एविडेंस, कोई न्यू एविडेंस इरप्ट हो जाए, कोई न्यू एविडेंस है वो इरप्ट हो जाए, जो आ जाए किसी की नॉलेज में, या फिर आपको लगे कि भैया बड़ा ही ग्रेव इनजस्टिस है जो कि ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है, ठीक है, मतलब ऑर्डर के ग्रेव इनजस्टिस कॉज्ड ऑन द फेस ऑफ इट,
यानी बिल्कुल ही आपको फेस पर दिख रहा है कि भैया बड़ा ही ग्रेव इनजस्टिस कॉज हो गया है, या फिर एनी अदर स्पेसिफिक रीज़न जो कि दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए कि भैया कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो रिव्यू करे। अभी एक रिसेंट केस जो बड़ा ही फेमस था वो आपका जो हमारे टेम्पल का इशू हुआ था अभी सबरीमला का, तो सबरीमला का जो केस था वो रिव्यू पिटीशन पे गया था एंड वॉज चेंज्ड, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया था। तो बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है रिव्यू पिटीशन पे किसी केस के जाने के बाद उसके चेंज होने का। तो ये जो दोनों 137, 136 और 137 जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर अच्छे से करके जाना। तो क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन अगर पूछा जाए कि किस उसके अंदर आती है तो डोंट गेट कंफ्यूज, रिव्यू पिटीशन एंड क्यूरेटिव पिटीशन कम्स अंडर दी 137। ठीक है, आई होप ये क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन का आपको थोड़ा अच्छा सा मैं यहाँ पे समझा पाया हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। नाउ कम टू द 138, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 136 137 ही था। 138 पे अब हम लोग आते हैं। Now 138 talks about the Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matter in the union list as Parliament may by लॉ कन्फर। तो 138 बेसिकली बता रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ और पावर्स दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो एनलार्जमेंट है ऑफ जुडिक्शन का उसकी बात 138 करता है। Second part talks about the Supreme Court shall have such further jurisdiction of power with respect to any matter as the government of India and the government of any state may by special agreement। ठीक है, स्टेट और क्या कहते हैं आपका जो सेंटर है उनके बीच में कोई स्पेशल एग्रीमेंट होता है और वो कोई स्पेशल पावर अगर सुप्रीम कोर्ट को देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट बाय लॉ वो भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देने के लिए। ठीक है, अब 139 जो है, 138 इतना कुछ खास नहीं था, 139 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 139 इज द आर्टिकल जो कि सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली पावर दे रहा है टू इश्यू डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट इंक्लूडिंग द रिट्स इन द हबीज कॉर्पस, को वारंटो सर्शरी, मैंडमस विच हैव बीन टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 32। तो 139 जो बेसिकली आर्टिकल है वही पावर देता है, 139 जो है वो पावर देता है फॉर द इशुएंस ऑफ रिट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन आ जाएगी भैया सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स की पावर है वो कहां से आ रही है, तो वो कहां से आती है, दैट कम्स फ्रॉम दी 139 रेड विद 32। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स की पावर है दैट कम्स फ्रॉम 139। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आज के इसके अंदर हमने जो हमारे ये पांचों आर्टिकल्स कवर करे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके अंदर आपको 136 137 जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम ढंग से समझाने में कामयाब रह पाए हों। सो आई होप फ्रेंड्स आप ये पूरी सीरीज एंजॉय कर रहे हो बहुत अच्छे से। हम लोग 139 तक पहुंच चुके हैं और 147 तक हम मोस्ट प्रॉब्ली अपने अगले 2 वीडियोस के अंदर कवर कर देंगे एंड दैट विल बी इट फॉर आवर यूनियन जुडिशरी। और अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसमें हमारे प्रेसिडेंट्स और बहुत कुछ आने वाला है, द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोग इस सीरीज पे बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड आप नए हैं तो जरूर अपने सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप अपनी मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द न्यू पर्क्स एंड द मोस्ट एडवांटेजेस एंड अदर थिंग्स विच other people are getting in the membership platform.